इस फैक्ट्री को एक्सप्लेन करो, फैक्ट्री क्यों करो, उससे पहले बालक क्यों रोए जी? मैं मेरी बेटी के प्रति न्याय करने की कोशिश में उन बच्चों के प्रति न्याय करने की कोशिश करता हूँ। पैंट शर्ट में रहो और आपका नाम प्रदीप स्वामी है। कई बारी बच्चा ने पढ़ाते प्रवचन शुरू हो जाए। यार रोज पढ़ाई कर लेनी, खेती करनी पड़ेगी। एक बार कह दिया, दूसरी बार फिर कह दिया, दूसरी बार जब कहा तो बच्चा ऑफिस में आके रोने लग गया। मैंने कहा क्या बात हुई? बोले सर आप मेरे पिता के प्रोफेशन पे इतना डाउट क्यों करते हो? खेती करना बुरा काम है क्या? कि उस बच्चे का अचीवमेंट क्या था? जिस दिन रिजल्ट आया उसकी हिसार के अंदर सबसे बड़ी रैंक थी 158वीं ऑल इंडिया रैंक थी नीट के अंदर। 14 लाख बच्चों में 158वीं रैंक थी और उस 158वीं रैंक का टाइटल अखबार वाले ने लिखा कि हिसार जिले को किसान के बेटे ने किया टॉप। जब भी मुझे कोई अच्छा कैरेक्टर लगा है फीमेल कैंडिडेट के तौर पे, मैंने भगवान से प्रार्थना करी है कुछ देर खुद को रोक के कि मेरी बेटी को ऐसा बनाना। तो बच्चे मोबाइल में दुनिया ढूंढते हैं, उनके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके लोकल एरिया का। जो पढ़ाई करना चाहता है और उस पैसे की दिक्कत के चलते पढ़ नहीं पा रहा है, एक बार उस बच्चे को MCI के लिए जरूर भेजें। उन तमाम बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, माँ बाप केवल शरीर नहीं है, वो आपके लिए पूजा, प्रार्थना, शक्ति, भक्ति, मान, सम्मान सब कुछ है। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। इस हार तो मैं लाइव जुड़ गया हूँ। शामी जिस शख्स ने तो हम देखने लग रहे हो, मैं कैस कहूँ ध्यान से देखो। इस शख्स ने यो शख्स है जिसके बोलते बालक रोन लग जाए। क्यों रोन लग जाए हैं? नाम है प्रदीप स्वामी। ये भी इन तक बात करांगे, सारी बात करांगे और जलेबी वर्गे सीधे और करेला वर्गे मिठे सवाल करांगे। देख भाई सेट आ गया फ्रेम में? हाँ जी। चलो जी प्रदीप जी मार्गदर्शक ने राम राम दो। संसार क्रांति के सभी दर्शकों को मैं MCI परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से कोटि कोटि साधुवाद करते हुए राम राम बोलना चाहता हूँ। आपकी कुछ चीज़ें मैंने नोट करी। कई बार क्या हो रहा है फ्लैक्स में बड़ी अच्छी अच्छी बात लिखवा दी जाए, जिसमें पीछे देख रहा हूँ बड़ा अच्छा लगा। प्रभावी शब्द है MCI द रिजल्ट फैक्ट्री। इस फैक्ट्री को एक्सप्लेन करो, फैक्ट्री क्यों करो, उससे पहले बालक क्यों रोए जी? आपको बोलते बालक रोन क्यों लायक जाए वो बताओ आप पहले। फैक्ट्री का तो मीनिंग ऐसा है भाई साहब, हम एजुकेशन के क्षेत्र में उद्यमिता की ओर हैं। कौन सी उद्यमिता? माँ बाप के सपनों को लेकर, माँ बाप की उम्मीदों को लेकर हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनको हम उनके कॉलेज तक पहुंचाने की, उनके ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश करते हैं। उसी कोशिश से हमारे रिजल्ट बने और उस रिजल्ट के चलते ही हमने ये टैग टर्म लिखा है कि हम एक जी एकदम अपने घर की तरह बैठिए आप, कोई इशू नहीं है। तो इसलिए हमने ये रिजल्ट फैक्ट्री शब्द लिखा है। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे शुभचिंतक जो हैं वो कहते हैं कि यार प्रदीप तेरे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। पिछले 7-8 साल में हिसार क्षेत्र से गवर्नमेंट MBBS में सिलेक्शन हमारे भगवान की दया से ठीक रहे हैं। मैं आपके मंच के माध्यम से सबको कहना चाहता हूं कि रिजल्ट मेरे अच्छे नहीं है, रिजल्ट उन संस्कारी बच्चों के अच्छे हैं जो हमारे पास आने के बाद अपने पेरेंट्स के इमोशन को नहीं भूले, खून पसीने की कमाई को नहीं भूले, उनको गांठी हुई जुतियों में, सिली हुई पसीने में डूबी हुई कमीज में अपने पिता के त्याग की खुशबू आती थी, वो उस त्याग को नहीं भूले थे। उन त्याग और समर्पण की भावना के रिजल्ट बने। तो मैं इस रिजल्ट फैक्ट्री के टर्म के माध्यम से या इस टैग टर्म का मतलब के तौर पे आपको यही कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ रिजल्ट बनते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ आए हुए बच्चे को बच्चा बनाए रखने की हम पूरी कोशिश करते हैं। मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर का किसी भी तरह से उसके ऊपर प्रभाव नहीं आने देते। वैसे प्रदीप जी जी MBBS की बात आओ जी, अपन ये पीछे हम देख रहे हैं कहीं तो कलम दिखे, कहीं डिग्री की वो दिखे, कहीं अपने डॉक्टर के इक्विपमेंट दिखेंगे। जब MBBS की बात आओगी तो इशार में शुरुआती दौर की बात करा तो जो मेरे पे इनपुट है, जो गुप्त सूत्र काला ने मेरे को बताई है, वह सच्चाई है कि राय हमने गाली थी, आप लोगों ने राय गाली थी। ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। जिस कैंपस में हम बैठे हैं ये सुजीत जी भाई साहब की बिल्डिंग है। अच्छा। वो कोचिंग इंडस्ट्री के हिसार के अंदर पायनियर माने जाते हैं। मैं काफी लेट आया था हिसार में, 2013-14 से हूँ। उसके बाद रैंक्स के मामले में, नंबर ऑफ रिजल्ट्स के मामले में हमारी
स्थिति काफी ठीक है, ऐसा लोग बताते हैं। अच्छा। जी भाई साहब। वो बात है आपकी, बोला जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, सारे लोग जानते हैं भाई साहब। अननोन आपके दर्शक कुछ पुराने हमारे जानकार भी हो सकते हैं, ऐसी कोई भी बात करने का कोई मतलब नहीं है। हम एजुकेशन के फील्ड में हैं और हमारा एक विश्वास का रिश्ता है गार्जियन के साथ। उस विश्वास के रिश्ते के साथ किसी भी तरह का सदम एक्सपोजर जो है वो लंबे टाइम तक टिकना नहीं है। स्वामी जी एक चीज और सुन माइए, हालांकि आप पैंट शर्ट में रहो और आपका नाम प्रदीप स्वामी है, कई बारी बच्चा ने पढ़ाते प्रवचन शुरू हो जाए प्रदीप स्वामी के और बच्चे रोने लग जाए, आँखें में आंसू टपर हुए हैं, तो वह बात कौन सी है जो आपको बच्चा ने वो उसका किस तरह क्यों कहनी पड़े और वह क्या लाभ मिला बच्चा ने? देखो भाई साहब, रोने की हंसाने की बात इतनी सी है जी। मैं खुद ग्रामीण प्रवेश से हूँ जी। और मैं इस चीज को अच्छी तरह से जानता हूँ कि गांव से जब बच्चा शहर की ओर आता है, वो 10वीं 12वीं तक जब तक गांव में पढ़ता है करमू भाई जी, उसके एक अलग संस्कारी भाव होते हैं। जी जी। उसका अलग ड्रेस कोड होता है, माँ पिता चाचा ताई बुआ फूफा सबके प्रति एक अलग मान सम्मान होता है। जी, जी। जैसे ही उसको रोडवेज बस की हवा लगती है, जैसे ही उसको शहरी कल्चर की हवा लगती है, उसका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, हेयर स्टाइल बदल जाती है, ड्रेस कोड बदल जाता है, फटी हुई जींस उसका कोड वर्ड हो जाती है। लड़कियों के मामले में मैं देखता हूँ टांगे पतली है, मोबाइल उनकी पॉकेट में बड़ा होता है। और ये सब चीजें देख के कहीं ना कहीं पेरेंट्स और विशेषकर दादा दादी घुटते हैं। जी जी। उन तमाम चीजों के चलते, व्हाट्सएप कल्चर के चलते, फेसबुक कल्चर के चलते, पिज्जा कल्चर के चलते, फ्रेंडशिप कल्चर के चलते, जब मेरे सामने बच्चा कोई बैठा जी डिस्टर्ब होता हुआ लगता है, तब उनको मैं उनके पेरेंट्स को याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। और वो कोशिश इसलिए होती है कि भगवान की दया से मुझे एक बेटी है। जी जी। और मैं जब भी चेयर पे बैठता हूँ, क्लास में जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज यदि इस क्लास में सही तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं रखी या मैंने इनको बाउंड्री नहीं दी, तो निश्चित तौर पे मेरी बेटी को भी ऐसी ही व्यवस्था मिलेगी। तो मैं मेरी बेटी के प्रति न्याय करने की कोशिश में उन बच्चों के प्रति न्याय करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। मैं ये वो शास्त्रोक्त बात होगी भाई, दूसरे सामने वाले व्यक्ति के साथ वो व्यवहार करो जो आप खुद के साथ चाहते हो। जी भाई साहब, क्योंकि मैं एक पिता के तौर पे जानता हूँ, 8 साल की मेरी बच्ची है। जी जी। पिछले 8 साल में करमू भाई, मैं जब भी मैंने क्लास ली है, जी जी, जब भी मैंने कोई सीरियल देखा है, जब भी मैंने कोई न्यूज देखी है, जब भी मुझे कोई अच्छा कैरेक्टर लगा है फीमेल कैंडिडेट के तौर पे, मैंने भगवान से प्रार्थना करी है खुद कुछ देर खुद को रोक के कि मेरी बेटी को ऐसा बनाना। हर माँ बाप, जितने भी आपके इस चैनल के श्रोता, जो छोटे बच्चे युवा बच्चे सुन रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, आपके जन्म के बाद आपके पिता ने हर अच्छे अधिकारी में, हर अच्छी खबर में, हर अच्छी फिल्म के पात्र में, हर अच्छे सीरियल के पात्र में आपके चेहरे को ढूंढने की कोशिश की है। उस भाव को मान देने की जरूरत है। यदि आपने एक बार अपने पिता के कलेजे में पल रहे सपनों को महसूस कर लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिंदगी में कभी समझौता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी। एक मिनट प्रदीप जी, मैं रोकना चाहूँगा, जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं, मैं कहूँगा सारे शेयर करते रहो, और एक शेयर तो खुद का भविष्य खातर, और जो बड्डे जुड़ रहे हैं वो अपने बालका का उज्जवल भविष्य खातर एक शेयर करो। क्या तक करो, एक शेयर, क्योंकि वह बात आप नहीं सुनने मिल रही है जो आजकल जो भौतिक चकाचौंध है, जो ग्लैमरिंग है, उसका चक्कर में एक है आप संस्कृति, संस्कार, खान पान, रहन सहन, आचार व्यवहार बोलने लग रहे हैं। जय तब बात है प्रदीप स्वामी जी बच्चों के बीच में जावा है, एक मोटिवेटर भी इनके अंदर नजर आवा है, जिस तो बेरा लग गए ये तुम्हारी चौन सी टूट गई। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, शेयर करते रहो। मैं कोई प्रोफेशनल मोटिवेटर नहीं हूँ, लेकिन मैं पिछले 15 साल से टीचिंग के प्रोफेशन में हूँ। मैंने मेरे सामने बच्चों को बनते बिगड़ते देखा है। मैंने ग्रामीण प्रवेश की उन प्रतिभाओं को दिल्ली के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाते हुए देखा है, जिनके पेरेंट्स को पढ़ाई लिखाई का इतना अनुभव नहीं था। कैसे जाते देखा है, पीड़ा कैसी थी। मेरे यहाँ सिवानी के पास एक सिवाच गाँव है करमू भाई, वहां से रोहित सांगवान नाम का बच्चा है। क्लास में बैठा, 2-4 बार मुझे लगा कि बच्चा सिंसियर था, लेकिन एक हक के साथ मुझे जब थोड़ा बहुत आगे पीछे होता दिखा, तो मैंने इसको डांटते हुए कहा कि यार रोहित, पढ़ाई कर लेनी, खेती करनी पड़ेगी। एक बार कह दिया, दूसरी बार फिर कह दिया। दूसरी बार जब कहा तो बच्चा ऑफिस में आके रोने लग गया। मैंने कहा क्या बात हुई?
बोले सर आप मेरे पिता के प्रोफेशन पे इतना डाउट क्यों करते हो, खेती करना बुरा काम है क्या? मेरे पिता खेती करके भी बहुत अच्छा मेरे लिए कर रहे हैं। मैं सच बताऊं करूं भाई, मैं कुछ टाइम के लिए मेरी जिंदगी में बच्चों के सामने कभी गिल्टी होल्ड हुआ हूं तो वो एक बड़ा दिन था मेरे लिए। और आपको एक अलग बात बताता हूं जी कि उस बच्चे का अचीवमेंट क्या था। जिस दिन रिजल्ट आया उसकी हिसार के अंदर सबसे बड़ी रैंक थी, 158वीं ऑल इंडिया रैंक थी नीट के अंदर, 14 लाख बच्चों में 158वीं रैंक थी। और उस 158वीं रैंक का टाइटल अखबार वाले ने लिखा कि हिसार जिले को किसान के बेटे ने किया टॉप। तो मेरे को बड़ा एक अलग तरह की फीलिंग रही। तो वो जो बच्चे अपने पेरेंट्स के काम में निष्ठा रखते हैं, जो बच्चे अपने काम के पिता के काम पे गर्व करते हैं, उनके रिजल्ट बनते हैं। बिल्कुल। आप मोबाइल कल्चर के चलते, व्हाट्सएप कल्चर के चलते जो बच्चे, मैं आज 2 साल कोरोना का निकला भाई साहब, जी मैं अभी इतनी खतरनाक परिस्थितियां देख रहा हूँ। 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं क्लास का बच्चा भाई साहब मोबाइल को के अंदर ज्यादा प्राइवेसी ढूंढता है। उसके लिए पेरेंट्स पराए हैं, मोबाइल के दोस्त, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक के लाइक्स उसके लिए ज्यादा अच्छे हैं और अपने लोगों के साथ खुल के बात नजर आता है। हाँ, वो अपने, जबकि उनका यथार्थ कुछ नहीं है, वो सारी हवाई दुनिया है। बिल्कुल। तो मेरे यहाँ पे रिजल्ट बनने का एक कारण भाई साहब ये भी है कि मैंने बच्चों को हवा लगने से बचाए रखने की कोशिश की, उनकी चौकीदारी अच्छी की और उस चौकीदारी के रिजल्ट हमें मिले। वो रिजल्ट आप कहीं भी देखें, किसी से पूछे, मेरे यहाँ पे हिसार क्षेत्र में जितने भी मेरे समकक्ष साथी हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं। आप पर्दे के पीछे पूछना जी, अप डाउन जरूर रहे लाइफ में, लेकिन रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी पे आपको कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा। कोई समझौता नहीं, रिजल्ट के मामले में समझौता नहीं किया मैंने। और समझौता इसलिए भी नहीं किया, मैं बहुत लकी भी था कि मुझे कुछ अच्छे बच्चे जो मिले, मैंने उनको अच्छा बच्चा बनाए रखने के लिए मुझे टीम भी अच्छी मिली, बच्चे भी लगातार सक्सेसफुल मुझे अच्छे मिलते गए। मेरे पास एक बच्ची आई, अच्छा जी, टोहाना में फल का काम करते हैं, 5 नंबर दुकान है राजकुमार जी की जी। 3 साल उनकी गुड़िया मेरे पास रही। लास्ट के साल मेरा सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो वो मेरी राय से ही वो दूसरी जगह चली गई। तीसरे साल वो अंडरेज थी, पेपर नहीं दे पाई, लेकिन उसका अचीवमेंट यह था कि तीसरे साल हमने डमी फार्म भरा के पेपर दिया उसने लोकल यूनिवर्सिटी में, तो वो हरियाणा की टॉपर थी। तो आप समझ सकते हो कि बच्ची अच्छी थी। वो अच्छी क्यों थी, इस बात को समझना कि जब 3rd ईयर वो मेरे पास थी भाई साहब, उसके मोबाइल में पानी गिर गया। हॉस्टल में रहती थी, वो आई कि सर प्लीज फोन दो, मम्मी को फोन करना है। मैंने फोन किया, मेरा फोन लेके उसने फोन किया कि मम्मा पानी गिर गया फोन में, आप फोन भिजवा दो। जो बच्चे मोबाइल में दुनिया ढूंढते हैं उनके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके लोकल एरिया का काम की चीज आपके। बिल्कुल जी। उसकी मदर ने आधे घंटे बाद सेंटर में मोबाइल भिजवा दिया जी। अच्छा, वो उसकी मौसी जी रहती है यहाँ पीएलए में ही, तो वो दे आया बच्चा। मैंने उसको मोबाइल दिया, वो 5-7 मिनट बाद फिर आई कि सर प्लीज फोन दो, मेरे को मम्मी से बात करनी है। तो मैंने कहा आपने फोन से कर लो, अब आ गया फोन। तो बड़े गुस्से और अपनेपन के भाव में कि सर प्लीज दो तो सही फोन। तो मुझे लगा इसकी पसंद का मॉडल नहीं आया होगा, लेकिन उसने जो बात मेरे सामने अपनी मदर को कही, वो बात मैं आज हर बच्चे तक पहुंचाना चाहता हूं। उसने अपनी मदर को फोन करके कहा कि मम्मा मेरे को मल्टीमीडिया मोबाइल क्यों दे दिया। 3 साल पहले, जब कोरोना से पहले मल्टीमीडिया मोबाइल हम बच्चों से देना नहीं चाहते थे, मैं खुद हॉस्टल में छापे मारता था कि किसी के पास मल्टीमीडिया मोबाइल ना हो, बच्चे डिस्टर्ब ना हो। उस बच्चे ने कहा कि मम्मा मेरे को मल्टीमीडिया मोबाइल क्यों भेज दिया, मेरे को यहाँ व्हाट्सएप, फेसबुक और सीरियल थोड़ी चलाने हैं। 700 रुपए वाला सैमसंग का डब्बा भेज दो जिसमें सांप सीढ़ी का खेल भी ना हो। बहुत बड़े ये लगन। अब ये बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात क्या थी, जब उसका नीट में रिजल्ट आया तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 14.5 लाख बच्चों में उसकी ऑल इंडिया 70वीं रैंक थी भाई साहब। बहुत बड़ी बात। तो वो अचीवमेंट ज्यादा बड़ी बात है। हम जो आप कह रहे थे इमोशनल की, हम बच्चों से ये बात पूछना चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स की खुशी किस चीज में है। जब आपका रिजल्ट आए, उस दिन आपके ग्वाड पे चर्चा चल रही हो और आपके पिता वहां से गुजर रहे हो और आपके पिता के कान में आपके पड़ोसी के बच्चे का नाम जाए और आपका नाम कहीं पीछे होने के तौर पे जाए, तो उनकी गर्दन कहीं ऊंची होगी या झुकी होगी, और उस झुकी हुई गर्दन में आप यदि अपना आत्म सम्मान ढूंढ रहे हो, उसको ऊपर उठाने की जिम्मेदारी ढूंढ रहे हो, तो आपको शुरुआत करनी चाहिए। हमारी ये कोशिश रहती है। चलिए 1-2 सवाल और लूंगा प्रदीप जी आप तक। मैं जब तक दर्शकों ने कह दूं भाई, ये यू एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर घर में बच्चा के भविष्य तक जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह भी है, ओ डॉग ताता कुत्ता कह देंगे, ओ डॉग ताता कुत्ता हुआ, ओ डॉग पिज्जा बर्गर हैं और चाउमीन मोमोज मोमजामे, ये खान पान का भी बहुत बड़ा चक्कर हुआ है। बोला जैसा खाए अन्न
वैसा हो मन। इब लग जो मैं आपने ऑब्जर्व कर पाऊँ प्रदीप जी, ऐसा लगा भाई पहले आप उसको बच्चे को सात्विक माहौल में ले आने की कोशिश करो, ताकि उसको माहौल की मैं बताता हूँ सर, एनवायरनमेंट बहुत मायने रखता है। मैं गांव के बच्चों को जी। जैसे ही शहर में आते हैं वो एक खुली आजादी महसूस करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भोलेपन और मासूमियत से भरे होते हैं। बाढ़ लग जाए उनके शहर की हवा जैसे हवा लग जाए, हवा बोले हवाले रह गए वाली बात हवा ये लग जाए। है, हवा लगते ही उनको एक खुली आजादी महसूस होती है। वो पिज्जा कल्चर में, व्हाट्सएप कल्चर में, मूवी कल्चर में आ जाते हैं, इक्के दुक्के दोस्त बन जाते हैं। लड़कियों से दोस्ती हो गई तो वो उसको बड़ा अचीवमेंट मान लेते हैं, भूल करते हैं। तो मैं उनको तमाम बच्चों के लिए, आप जो अभी कह रहे थे कि रोने वाली बात, मैंने पिछले 3 साल में भाई साहब लगभग 250-300 गांवों में शिक्षा चौपाल का प्रोग्राम किया है। जी जी। और उस शिक्षा चौपाल के प्रोग्राम में हर गांव के बच्चे को अपने माँ बाप से जुड़े रहने के लिए, उन बच्चों के लिए जो ये सोचते हैं कि अब माँ बाप को क्या पता लगेगा, उनके लिए एक छोटी सी कहानी मैं सुनाया करता हूँ। अच्छा जी। वो कहानी मैं आपके मंच पे भी बोलना चाहता हूँ। मैंने किसी कवि सम्मेलन में ये सुनी थी, लेकिन वो कहानी के बदले मैंने बच्चों के मन के मेल को धुलते हुए देखा है, आंखों को डबडबाते हुए देखा है। हर युवा जो मेरे सामने बैठा था उसको कहीं ना कहीं अंदर से धुलते हुए देखा है। कहानी क्या है? छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है कि एक किसान था। किसान का खेत गांव से थोड़ा दूर था। उस किसान का सांझ का जैसे ही वो काम पूरा करता, हम किसान परिवार के लोग कभी ताश खेल लेते हैं, ग्वाड़ में बैठ के बात कर लेते हैं, कभी कोई गीत गजल भजन गा लेते हैं। तो वो क्या, खेत दूर होने के कारण गांव नहीं आ पाता था। तो वो उसके घर में छोटा ढोलक था करमू भाई, वो गले में डाल लेता, खेत के चारों ओर घूमता रहता, ढोलकी बजाता रहता, गीत गजल भजन गाता रहता। 2 काम हो जाते, वो खेत की रखवाली भी कर लेता और अपना शौक भी पूरा कर लेता। दोनों चीजें। वो देखता कि जब भी वो ढोल बजाता है, उसके घर में छोटा एक बकरी का बच्चा होता है, वो उसके आगे आगे नाचने लगता है। अच्छा। वो तेज ढोल बजाए तो वो तेज नाचे, धीमे ढोल बजाए तो वो धीमे नाचे। ये प्रक्रिया कई दिन तक चलती रहती है। एक दिन किसान सोचता है कि यार मैं क्या गाता हूँ, क्या बजाता हूँ, ये समझने लग गया क्या, ये हर ढोल की थाप पे धुन में नाचता है। तो वो बड़े उत्सुकता से उस बकरी के बच्चे से बात करता है, पूछता है कि यार तू क्यों नाचता है, मेरे ढोल की थाप का मीनिंग समझने लग गया क्या? तो वो बकरी का बच्चा मासूमियत से करमू भाई जवाब देता है, आंखों में पानी लाके। आपके चैनल के सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा, यदि आप अभी सुन रहे हैं तो जब उस बकरी के बच्चे का जवाब आए, आपकी माँ की फोटो आपकी आंखों में होनी चाहिए। वो उससे पूछता है मैं क्या गाता हूँ, क्या बजाता हूँ, तुम जानते हो क्या, समझते हो क्या? वो बकरी का बच्चा मासूमियत से जवाब देता है, साहब मुझे नहीं पता आप क्या गाते हैं, क्या बजाते हैं। मुझे एक बात का पता है कि मेरी माँ जब मरी थी तो मेरी माँ की खाल से आपने ढोल का पर्दा बनाया था। मेरी माँ की खाल से बने हुए इस ढोल के पर्दे पे आप थाप मारते हो, मुझे दर्द होता है। मेरी माँ आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके प्रति मेरे मन में भाव आज भी हैं। मैं उसका विरोध करने के लिए, आपकी थाप का विरोध करने के लिए कदम चलाता हूं। आप इसको डांस समझते हो मालिक, ये आपकी भूल है। तो वो तमाम बच्चे जो ये सोचते हैं कि माँ बाप केवल एक शरीर है, अब उनको क्या पता लगेगा, हमें पर्दे में आगे, हम हमारे बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन तमाम बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, माँ बाप केवल शरीर नहीं है, वो आपके लिए पूजा, प्रार्थना, शक्ति, भक्ति, मान, सम्मान सब कुछ है। उनके लिए जितना करोगे भगवान उतना ही आपको फलीभूत करेगा। आपकी माँ आपकी घर की रसोई में केवल खाना नहीं पकाती है, आपकी माँ आपकी घर की रसोई में आपके लिए जो टिफिन पकाती है, उस टिफिन के साथ साथ कुछ सपने भी पकाती है। उन सपनों के प्रति सचेत होने की जरूरत है। समय रहते यदि आप सचेत होगे, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। हिंदुस्तान के अंदर हम हरियाणा के वासी हैं, जहाँ छोटी सी बात पर महाभारत की कहानी रची जाती है। माँ के प्रति मान सम्मान से खुद को जोड़ लोगे, बाप के प्रति मान सम्मान से खुद को जोड़ लोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको विचलित नहीं कर सकती। जी भाई साहब। प्रदीप जी, अभी तक की जो अचीवमेंट की बात करा या फिर जो रेस कोर्स की बात करा, अभी जो क्योंकि बच्चे की 10वीं हो जाए 12वीं हो जाए, माँ बाप का नू चिंता हो जाए, बाहर भेजा कड़े भेजा क्यों कर रहा होगा, वही आप वाली बात है, संस्कार का चक्कर, बाहर भेजे तो संस्कारों का आनंद का। भाई मेरे सेंटर के लिए हर हरियाणा के अभिभावक तक आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, पूर्ण रूपेण सुरक्षित माहौल यदि आपको चाहिए, पूर्ण रूपेण जिम्मेदार व्यक्तित्व आपको चाहिए, आधी रात को आपके कॉल को अटेंड करने वाला चेहरा आपको चाहिए, आपको अपने परिवार के मेंबर के तौर पे कोई शख्स आपके बच्चों की चौकीदारी करने के लिए चाहिए, तो आप MCH जरूर आएं। एक बार आप फर्क देखें, भीड़ तंत्र में
व्यावसायिक शिक्षा से परे आपको एक बहुत सच्चे मन से सात्विक भाव से चल रहा इंस्टीट्यूट मिलेगा। आपके बच्चे की हर तरह की जिम्मेदारी हम लेंगे। पिछले 2 साल से भाई साहब कोरोना काल के चलते बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है। मैं सारी बातों के साथ लंबा ना करते हुए मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहूंगा। जो बच्चे इस साल 12वीं में आए हैं उनके 11वीं के सिलेबस को पूरा कराते हुए 12th का इंटीग्रेटेड बैच हमने बनाया है। अभी एडमिशन चल रहे हैं। 12वीं के बाद जो बच्चे अभी 12वीं हरियाणा बोर्ड के दे चुके या सीबीएसई के देंगे, उन बच्चों के लिए हमने क्रैश कोर्स शुरू किया है। जुलाई अगस्त में जो पेपर होने हैं उनके लिए 70-80 दिन की इस व्यवस्था में सुबह से लेकर शाम तक हम तपस्या कर रहे हैं। बच्चों को पकड़ के उनके लिए हर तरीके की हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि उनके रिजल्ट को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए। 12th के बाद जो बच्चे ड्रॉप करेंगे उनके लिए भी हमारी तरफ से ड्रॉपर बैच अनाउंस किया गया है। उसके लिए बच्चे अभी एडमिशन ले सकते हैं। क्रैश कोर्स सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रकार है कि आपको अभी कुछ फीस देनी होगी। आपका बच्चा किसी कारण से पिछले 2 साल की प्रॉपर पढ़ाई न होने के कारण यदि इस साल सिलेक्ट नहीं होता है, अगले साल हमारे यहाँ ड्रॉप आउट करता है, तो वो फीस आपकी उस सेशन के अंदर ऐड हो जाएगी। इसके अलावा मैं मेरे पिछले 8 साल के हर विज्ञापन में आपको एक बात मिलेगी। संसार क्रांति परिवार का कोई भी अभिभावक जो सुन रहा है, आपकी जानकारी में या आपके परिवार में कोई भी ऐसा बच्चा है जो पिता रहित संतान है, सैनिक सहित संतान है, बीपीएल परिवार का है, कोरोना डिसीज्ड परिवार का है, या कोई भी बच्चा जो पढ़ाई करना चाहता है और उस पैसे की दिक्कत के चलते पढ़ नहीं पा रहा है, एक बार उस बच्चे को एमसीआई के लिए जरूर भेजें। हम हर संभव उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। एक बात और मैं करमू भाई आपको कहना चाहूंगा कि मेरे यहाँ गार्जियन आते हैं, जी फीस कितनी कम करोगे? तो मेरा एक बहुत प्यारा और टैग लाइन होता है कि मेरी संस्था में जमा कराने के लिए आप ब्याज पे पैसे मत उठाना। सही बात। क्योंकि हमने कोरोना में वो व्यवस्थाएं देखी है, करोड़ों के सिस्टम, लाखों के सिस्टम हमने जीरो होते देखे। पता नहीं भगवान ने हमें किस चीज के लिए बचाया है। हम उस सीन को हमारी हाथों में हम मौतों को देख चुके। अब हमें और किसी प्रकार का लालच नहीं है। कोई भी युवा प्रतिभा, कोई भी भविष्य का नौनियाल कहीं एजुकेशन की कमी से डिस्टर्ब ना हो, इस कोशिश के लिए एमसीआई परिवार हमेशा तत्पर रहेगा। बाकी आप आदेश करें। चलो जी, बहुत अच्छा लगा प्रदीप स्वामी जी आपसे बात करके। मैंने जो सुन में आई थी ना आपके बारे में, भाई टू द पॉइंट और स्टिक जवाब और गहराई से उन्होंने कहा सुनती तो होते बात हूँ आपकी, और अच्छा लगा मेरे को भी काफी कुछ, क्योंकि बहुत लोगों से मैं भी इंटरव्यू कर चुका हूँ, लेकिन जो नॉलेज के साथ आपने बात प्रस्तुतिकरण रखा है ना, मानो भाई जो भी बालक 10वीं 12वीं करके जब आवेंगे तो क्रैश कोर्स की बात कर लो या फिर उनके इसे कोर्स जिसका माध्यम तो ना अपना भविष्य तलाशना। एक बात में अलग काउंसलिंग भी करते हुए हरियाणा के अंदर एचयू यूनिवर्सिटी का जी और लुआस यूनिवर्सिटी का, एचयू का बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 10th और 12th लेवल के बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, और लुआस यूनिवर्सिटी का वीएलडीए के लिए पेपर होता है। अच्छा जी। उसमें जो 12th बेस का पेपर है उसका सिलेबस जो है वो नीट और आईआईटी का ही सिलेबस है। अच्छा। उन बच्चों के लिए हमारे ग्रामीण परिवेश में एक माहौल होता है कि बीएससी एग्रीकल्चर तो आसान है, नीट की तैयारी टफ होती है, तो हम नीट वाली सिस्टम में नहीं जाएंगे। मैं तमाम गार्जियन को अवेयर करते हुए कहना चाहता हूं कि कोई जिसका सिलेबस डिस्क्राइब्ड है उसी लेवल का पेपर आना है। 2M दर्जे की किसी फैकल्टी से पढ़ने की बजाय अच्छे लेवल की फैकल्टी से पढ़े। एमसीआई ने भी नीट के साथ साथ बीएससी एग्रीकल्चर और वीएलडीए का क्रैश कोर्स शुरू किया है इम्पैक्ट एकेडमी के साथ। बस स्टैंड पे हमारी व्यवस्था चल रही है, तो आप सब वहां आए और अपने ट्रायल क्लास लेके तय करें कि आप कंपैरेटिव किस जगह हो। हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस जो है हिसार के अंदर टाउन पार्क के सामने बैंक कॉलोनी के अंदर पुरानी कोटा क्लासेस की जो बिल्डिंग थी वही इंस्टीट्यूट, वही कैंपस अब हमारे पास है। माय कैरियर इंस्टीट्यूट या एमसीआई के नाम से हमारा सेंटर जाना जाता है। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक वसामी वाली लाइन और पढ़ दो, उसका अर्थ बता दो। इसका अर्थ मैं बता देता हूं कि शिक्षा का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमें काम मिले। शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए कि हमें जिंदगी के मायनों के बारे में पता हो, जिंदगी में संतुष्टि आनी चाहिए, जिंदगी में शांति आनी चाहिए, जिंदगी में कुछ मीनिंग्स हमारी लाइफ के सेट होने चाहिए। और इस लाइन के मीनिंग के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा भाई साहब, आपका इंटरव्यू शायद कुछ लंबा हो रहा है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा, सारी काम की बात है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अभिभावक अक्सर कोचिंग्स की फीस देकर अपनी ड्यूटी पूरी मान लेते हैं। उनको लगता है कि हमारी नैतिक ड्यूटी पूरी हुई। तो मैं उन तमाम गार्जियन से कहना चाहूंगा,
आप अपनी फसल की जिस तरह चौकीदारी करते हैं, फसल पे मंडराए हुए बादल को देखकर आप आशंकित हो जाते हैं, उसी तरह अपनी नस्ल की चौकीदारी भी शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया। आपकी जिंदगी के सारे मायने देने वाली आपकी औलाद है। आपकी सफलता असफलता आपकी औलाद की अचीवमेंट से तय होगी। अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना शुरू कीजिए, क्योंकि कोई भी शिक्षण व्यवस्था, कोई भी आपके बच्चे का दोस्त, कोई भी आपके बच्चे का शिक्षक, कोई भी आपके बच्चे की इस यूथ कल्चर की कोई भी जनरेशन जो है आपके बच्चे को कितना संभालेगी, ये अलग मायने वाली बात है। आप उसके लिए क्या कर पाएंगे, ये अलग मायना है। आप अपने बच्चे को टाइम देंगे, उसके साथ कुछ देर बतियाएंगे, बैठेंगे, खेलेंगे, तो निश्चित तौर पर आप उसको पढ़ पाएंगे। और एक पिता के तौर पे, एक अभिभावक के तौर पे आपके मन में जो उसके प्रति पॉजिटिविटी रहेगी, उसके सुधार की गुंजाइश रहेगी, वो और कहीं नहीं होगी। तो अपने बच्चों को उनके अच्छे भविष्य के लिए टाइम देना शुरू करें। जी। और तो मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, नौकरी मिलो ना मिलो, यह वीडियो तो हम 2 बार भी जब किसी ने सुन ली नहीं, या पूरी वीडियो, आपका उज्जवल भविष्य पक्का बन जाएगा। इतना ही कहूँगा, जाना अपने बालकों का अच्छा भविष्य बनाना है तो इस वीडियो ने देखियो और दिखाइयो, सुनियो और सुनाइयो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।